जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आर्टिकल 352 से, और 352 यानी कि इमरजेंसी और यानी कि आपातकाल। इसको आपातकाल भी कहते हैं या राष्ट्रीय आपातकाल इसको कहते हैं। एक उस पर 356 पे भी लेक्चर है, तो वो स्टेट इमरजेंसी कहलाता है, लेकिन ये जो 352 वाला है ये राष्ट्रीय आपात कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, तो वैसे इस प्रोविज़न को, इस लेक्चर को बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे क्योंकि इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये जो हमने लिखा है ये अभी प्रेजेंट आर्टिकल जो 352 है इससे रिलेटेड है। इसके बाद में भी आज की स्थिति से पहले 1978 यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कुछ और स्थिति थी। थोड़ा सा 42 में कुछ और किया गया था, जिसको यहाँ पे चेंज वेंज भी किया गया था। और इस आर्टिकल का या इमरजेंसी का सीधा संबंध इंदिरा गांधी जी से जोड़ा जाता है। और इंदिरा गांधी जी ने चूँकि ये इमरजेंसी 25 जून को 25 जून को लगाई थी, और इस इमरजेंसी को लेके उनकी बड़ी आलोचना की जाती है। और ये शायद उनके लिए एक इमेज पे एक धब्बा जैसा भी है। तो इंदिरा गांधी जी क्यों इससे जुड़ेंगे, ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक होगा, लेकिन अब अगर आप चाहें तो पूरा देखिएगा, वरना इतने पोर्शन के बाद आप ना भी देखें तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर उसके बाद में इस इमरजेंसी का आपके फंडामेंटल राइट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था। और इसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक एडीएम जबलपुर का केस है, जिसको हैबियस कार्पस केस के नाम से जाना जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब इतिहास में सबसे ख़राब जजमेंट में से एक आ जाता है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट की कहीं ना कहीं मतलब मान्यता नहीं दी गई, या ये कह लीजिए। लेकिन कुल मिला के इस केस की भी बड़ी आलोचना होती है, जितना इस इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी जी की आलोचना होती है, उसी तरह इस एडीएम जबलपुर के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना होती है। और फिर ये इमरजेंसी का प्रोविज़न ऐसा था कि जिसकी वजह से ये कहा जाने लगा कि इंदिरा जी जो हैं वो डिक्टेटर का रूप ले गई हैं और डिक्टेटर बन गई हैं। ठीक है, तो इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट में जो इसका होगा कि इस इमरजेंसी के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश ये करेंगे लेक्चर शॉर्ट में रहे और जल्दी से निपट जाए। तो अब क्या है, शुरुआत ये करते हैं कि 352 में ये कहा गया है कि इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं। किस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, यानी गंभीर आपात अस्तित्व में है या एग्जिस्टेंस में है। और उस गंभीर आपात की वजह से क्या है कि भारत की सुरक्षा या भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है। ठीक है, फिर से समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट महोदय इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ऐसी गंभीर आपात एग्जिस्ट हैं, अस्तित्व में हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत या उसके किसी भाग को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो गंभीर खतरा है वो किस वजह से हो सकता है। ठीक है, किस वजह से हो सकता है, ये या तो वार की वजह से हो सकता है, यानी जिसको युद्ध कहते हैं, और फिर इसके बाद में या तो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो सकता है, जिसको बाह्य आक्रमण कहते हैं, और तीसरा पॉइंट जो है आर्म्ड रिबेलियन है, जिसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। यानी कि युद्ध की वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से, लिख लेते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण या आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह।
ठीक है, ये 3 पॉइंट के आधार पर इमरजेंसी लगती है। तो अब फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर प्रेसिडेंट महोदय इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ऐसे गंभीर हालात हो गए हैं जिसकी वजह से पूरे भारत को या उसके किसी भाग को खतरा उत्पन्न हो गया है, ऐसा खतरा युद्ध की वजह से है या बाह्य आक्रमण की वजह से या आर्म रिबेलियन की वजह से। अब देखिए, हमने क्या कहा कि आर्म रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह, लेकिन आप ये याद रखना कि ये आर्म रिबेलियन टर्म शुरुआत में नहीं था और यहाँ पे आंतरिक अशांति टर्म था। आंतरिक अशांति जिस आधार पर इंदिरा गांधी जी ने ये इमरजेंसी लगाई थी, आंतरिक अशांति, और जिसको कहा जा रहा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखिए, इसीलिए हमने कहा कि आपको जब इमरजेंसी पढ़नी तो ये आज के प्रोविज़न जो हम पढ़ रहे हैं ये हैं, इससे पहले ये जो आज की स्थिति ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 1978 के बाद की स्थिति है। और 1978 से पहले ये सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था बल्कि इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर कुछ भी शामिल किया जा सकता है जिससे कहीं ना कहीं अशांति उत्पन्न हो, ठीक है। और चूंकि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी और आंतरिक अशांति के आधार पर करी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार के खिलाफ कुछ विरोध चल रहा था। और एक नेताजी थे, उन्हीं ने सबको कहा था कि भाई ऐसा है पुलिस और मिलिट्री से कि इनका जो है साथ नहीं देना चाहिए सरकार का। तो उस आधार पर ये कहा गया कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली बात है। शायद राजनारायण जी थे, ठीक है। तो अब जो है ये बात समझिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अब जब शब्द समझ रहे हैं तो वार का मतलब क्या होता है, युद्ध का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ से इंगेजमेंट है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये हो सकता है कि जो एक दूसरी साइड से, मान लीजिए चाइना की तरफ से 1962 में भी इमरजेंसी लगी थी और उस वक्त बाह्य आक्रमण की वजह से लगी थी। 1971 में भी लगी थी तो बाह्य आक्रमण की वजह से लगी थी। और फिर 25 जून को हम बता रहे हैं, 25 जून 1975 को ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। तो वार में दोनों लोग युद्ध कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन में होता है जो एक साइड से हमला हो रहा होता है। आर्म रिबेलियन का मतलब सशस्त्र विद्रोह, ये अंदर से भी हो सकता है, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, हम आपसे फिर बता रहे हैं कि ये जो है टेक्निकल है, समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट महोदय इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ऐसे गंभीर आपात पैदा हो गए हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, जिसकी वजह से देश के या देश के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में आ गई है, तो प्रेसिडेंट महोदय ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तो आप समझोगे कि ये हो गया आपातकाल हो गया। प्रोक्लेमेशन एक टर्म है, वैसे मतलब समझ लेते हैं इसका, ये समझ लीजिए किसी चीज़ की ऑफिशियली घोषणा करना। तो ऑफिशियली घोषणा करेंगे, ये इसका पूरे का मतलब हुआ, ठीक है। अब क्या है, फिर से एक बात समझ लेते हैं कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कह दिया गया है कि भाई ऐसा युद्ध, हमला या सशस्त्र विद्रोह के वास्तविक रूप से होने से भी पहले हो सकता है। यानी कि अगर केवल आशंका है, एप्रीहेंशन है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो भी डिक्लेयर की जा सकती है, भले ही वास्तविक रूप से युद्ध ना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि युद्ध होने का या एक्सटर्नल जो एग्रेशन है उसके होने का, एक्चुअल में होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि वैलिड एंड रिवोक। तो अगर प्रेसिडेंट महोदय चाहेंगे तो ये जो इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर करी है इसको वापस भी ले सकते हैं। अब देखिए, दो चीज़ें समझ में आई आपको कि 44th अमेंडमेंट से एक तो ये भी जोड़ा गया है कि वास्तविक रूप से होने से पहले हो सकती है, और आंतरिक अशांति
को हटा के आर्म्ड रिबेलियन टर्म यूज़ किया गया। फिर उसके बाद में क्या है कि इसको बदला भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और रिवोक्ड भी किया जा सकता है। रिवोक करने का मतलब होता है वापस लेना, प्रेसिडेंट महोदय इसको वापस भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए ये कहा गया है कि हमने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जो सेटिस्फेक्शन होता है और प्रेसिडेंट महोदय अपने विवेक से कोई काम नहीं करते, उनको सलाह और सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो उनकी सलाह पे काम करते हैं। तो ये जो कैबिनेट है ये इनको सलाह देती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर महोदय प्रेसिडेंट महोदय को ये सलाह देंगे भाई इमरजेंसी लगा दी जाए। अब क्या है कि ये फिर से वही बात है कि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया कि ये पहले ये एडवाइस जो थी ओरल भी हो सकती थी, लेकिन अब ये कैबिनेट की जो सलाह है और वो सलाह रिटन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटन में, क्योंकि इस बात को भी लेके इंदिरा गांधी जी की आलोचना की जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं टॉपिक लंबा है लेकिन आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या है फिर लेट बिफोर बोथ हाउसेज, हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट महोदय जो भी काम करते हैं उन्हीं ने चाहे ऑर्डिनेंस जारी किया हो, चाहे वो आपका 356 वाला प्रेसिडेंट रूल जारी किया हो, संसद के सामने रखना होता है क्योंकि संसद इन सबको देखती है। ठीक है, अब क्या है लेट बिफोर बोथ हाउसेज, यानी कि ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, कितने टाइम में रख दिया जाएगा? 1 महीने में रख दिया जाएगा। और क्यों रखा जाएगा? कि संसद से पास करवा लिया जाए। अगर आपने 356 वाला देखा है तो उसमें भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है यहाँ पे फिर से देखिएगा, हमने आपको बताया कि यहाँ पे फिर से 44th अमेंडमेंट किया गया और चूंकि 1978 से पहले ये कितना टाइम हुआ करता था? ये 2 महीने का टाइम हुआ करता था और 2 महीने के टाइम को घटाकर 1 महीने कर दिया गया कि यानी कि अब जब प्रेसिडेंट महोदय इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर देंगे तो उसके डिक्लेरेशन करने के बाद 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखनी होगी। अब अगर संसद से पास हो गई, संसद से अप्रूव हो जाएगी तो ये आगे चलेगी। ठीक है, और अगर 1 महीने के अंदर ये पास नहीं होती संसद के दोनों सदनों से तो क्या होगा? ये इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद इसका अप्रूवल संसद से लेना है। संसद के सामने 1 महीने के अंदर इस इमरजेंसी के प्रपोजल को, डिक्लेरेशन को रखना होगा। अच्छा, अब अगर 1 महीने के अंदर अप्रूव नहीं होती तो समाप्त हो जाएगी और अगर अप्रूव होती है तो क्या हो जाएगा? 6 महीने तक ये आगे कंटिन्यू कर जाएगी। तो 6 महीने तक का मतलब टिल 6 मंथ का मतलब ये है कि हो सकता हो कि ये जो अप्रूव हुई हो ये 5 महीने के लिए हुई हो, 4 महीने के लिए हुई हो, 3 महीने के लिए हो या 2 महीने के लिए हो, या हो सकता हो कि 6 महीने के लिए हो। तो 6 महीने मैक्सिमम लिमिट है एक बार के लिए। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या ये एक ही बार होगी और केवल 6 महीने चलेगी? नहीं, अगर 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो फिर से वही प्रपोजल होगा, इसको फिर से अप्रूव कराया जाएगा और जब फिर से अप्रूव हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ जाएगी। अब आपने पीछे अगर 356 वाला देख लिया तो वहाँ पे तो प्रोविज़न ये था 3 साल तक, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या था? 3 साल तक वहाँ हो सकती थी। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, 6 महीने करके कितने भी टाइम तक के लिए जा सकती है। और इस बात को यहाँ समझ लीजिए कि 1962 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, शायद ये अक्टूबर के महीने में डिक्लेयर हुई थी और ये कब तक चली थी? ये 1968 तक चली थी और एक बार डिक्लेयर हो गई तो 1961 तक चलती रही थी। और अब ये प्रोविज़न कर दिया कि भाई इसको हर 6 महीने के लिए अप्रूवल चाहिए होगा, ताकि ऐसा ना हो कि चुनाव कराने की भी ज़रूरत ना पड़े, सरकार ऐसे ही चलती रहे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो कार्यकाल है उसका वो भी बढ़ाया जा सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। अप्रूव हो गई, 6 मंथ तक चल जाएगी। ठीक है, अच्छा
ये 6 महीने कब से होंगे भाई? कोई भी चीज़ होती है, लोकसभा जाती है, फिर राज्यसभा जाती है और उसके बाद में प्रेसिडेंट के साइन होती है, जैसे कानून वाला। तो ये दूसरा हाउस होगा, दूसरा हाउस जिस तारीख को पास करेगा, मान लीजिए लोकसभा ने 1 जनवरी को पास कर दिया 23 को, राज्यसभा ने इसको 15 जनवरी को पास किया है, तो ये 6 महीने 15 जनवरी से काउंट होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि जो अप्रूवल होगा, ये जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष होगा कि इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है, इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका ये है कि सदन के जितने मेंबर हैं, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस उस सदन, यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा में 550 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो 550 की मेजॉरिटी का मतलब हो गया 276। ये तो टोटल मेंबर इतने जो हैं, इतना बहुमत होना चाहिए। और जो सदन में उस टाइम पे वोटिंग करने आए हैं, प्रेजेंट हैं, उनका 2/3। तो एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करिएगा, कि यहाँ पे लिखा है 2/3 जो प्रेजेंट और वोटिंग करने आए हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर हैं आपके 550, जिसके आधे होने चाहिए। और अगर जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मान लीजिए उस दिन केवल 400 ही आए हैं, तो इसका 2/3, यानी कि दोनों ही स्थितियां पूरी होनी चाहिए, तभी ये इमरजेंसी की जो अप्रूव करने वाली स्थिति है ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, आपने ये बात समझ ली कि इमरजेंसी की डिक्लेरेशन होने के बाद प्रेसिडेंट महोदय उसको संसद के समक्ष रखेंगे। संसद के समक्ष रखने के बाद अगर 1 महीने के अंदर संसद अप्रूव नहीं करती तो इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। अगर अप्रूव कर देती हो तो 6 महीने तक बढ़ जाएगी। अप्रूव करने का तरीका ये है कि संसद के दोनों सदन अपनी सदस्य संख्या की मेजॉरिटी से, और जो उस दिन वोट करने वाले हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी से अगर उस अप्रूवल को पास करते हैं तो वो आगे 6 महीने तक बढ़ जाएगी। यहाँ तक बात हमको लगता है समझ में आ रही है। तो अब सवाल ये है कि ये वापस कब होगी? तो वापस होने की देखिए 3 कंडीशन है। एक तो आपने यही देखा कि प्रेसिडेंट महोदय इसको वापस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपने ये देखी कि ये 6 महीने तक बढ़ सकती है, और 6 महीने में अगर मान लीजिए 3 महीने तक बोली गई और 3 महीने के बाद इसको आगे अप्रूव नहीं किया गया तो फिर यहाँ पे भी ये समाप्त हो जाएगी। और तीसरी एक कंडीशन और भी है कि अब लोकसभा भी वापस ले सकती है। ठीक है, लोकसभा भी वापस ले सकती है। कैसे ले सकती है? कि अगर लोकसभा के 1/3 मेंबर इस बात का आशय दर्शित करते हैं, इंटेंशन दिखाते हैं कि ऐसी इमरजेंसी को अब आगे नहीं चलना चाहिए, तो इस बात का वो एक नोटिस देंगे। किसको देंगे? अपने इस इंटेंशन की नोटिस देंगे। किसको? स्पीकर महोदय को या राष्ट्रपति जी को। स्पीकर महोदय को कब देंगे? स्पीकर महोदय जी को तब देंगे जब सेशन चल रहा हो। ठीक है, और अगर सेशन नहीं चल रहा है तब किसको देंगे? तब प्रेसिडेंट महोदय को देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर लोकसभा ये चाहती है कि ये इमरजेंसी समाप्त हो जाए तो उसके 1/10 मेंबर अगर इस बात का इंटेंशन जाहिर करते हुए एक नोटिस देते हैं। अगर सेशन चल रहा है तो ये नोटिस स्पीकर महोदय को दिया जाएगा, नहीं चल रहा है तो फिर प्रेसिडेंट महोदय को दिया जाएगा। किस बात के लिए? कि हमको इमरजेंसी खत्म करनी है। और जब ऐसा नोटिस जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट महोदय एक स्पेशल सेटिंग कॉल करेंगे। स्पेशल सेटिंग, ठीक है ना, स्पेशल एक सेटिंग आएगी, यानी कि विशेष बैठक की जाएगी। और उस विशेष बैठक में अगर ये डिसअप्रूव हो जाती है तो फिर ये समाप्त हो जाएगी। और ये विशेष बैठक कितने दिन में होगी? 14 दिन के अंदर होगी। कब से होगी? नोटिस दिए जाने की तारीख से। बात समझ में आ रही है? तो आप टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर समझ लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि अलग अलग आधारों पर अलग अलग इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो सकता है। जैसे आपने एक इमरजेंसी वार के आधार पे कर रखी है, दूसरा आधार एक्सटर्नल एग्रेशन है, और तीसरा आर्म रिबेलियन है। ये बात इसलिए है कि इस बात को जब चैलेंज किया गया था तो ये कहा गया था कि भाई एक बार में एक ही इमरजेंसी होनी चाहिए। और इसको क्लियर करते हुए ये कहा गया कि जैसे 1962 में हमने आपको बताया कि इमरजेंसी पहली बार डिक्लेयर की गई, फिर उसके बाद में 1971 में डिक्लेयर की गई, और
1971 वाली जब चल रही थी तब 1975 की भी डिक्लेरेशन हो गई थी। ये हुई थी एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर, और ये 1975 जिसको इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, ये हुई थी आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लें कितना लेक्चर हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी जी की वजह से ये इमरजेंसी हुई थी। रीज़न इसके पीछे ये था कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव जो था वो कैंसिल कर दिया गया था, और चूंकि उस वक्त इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसिल किया था, तो अब ये खतरा मंडरा रहा था कि सरकार चली जाएगी, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। तो उनको सलाह दी गई कि एक तरीका ये है कि भाई ऐसा है, आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो तो आपसे कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, फिर क्या है अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, और ऐसा कहा जाता है कि जो जो विरोधी हैं उनको उठा के किनारे कर दिया जाएगा या निपटा लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इस दौरान आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा भी वो सुनते हो तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे जिनको उठा के जेलों में डाल दिया गया था, वो चाहे जिस पार्टी के हों। सभी पार्टियों के लगभग आज जितनी भी पार्टियां हैं और जो उस वक्त कांग्रेस के विरोध में हुआ करती थी, चाहे वो आज की भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो या बिहार वाली लालू प्रसाद की पार्टी हो या उनकी पार्टी हो पासवान जी की, और जितनी भी पार्टियां, बहरहाल कुल मिला के सारे पॉलिटिकल अपोनेंट जो भी बोलने वाले थे सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। और इमरजेंसी का एक प्रभाव ये होता है, अब समझ लीजिएगा कि इमरजेंसी का एक प्रभाव ये होता है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दो प्रोविज़न कर दिए गए कि एक जो 19 होता है, 19 क्या होता है, बोलने का अधिकार होता है, और इस बोलने के अधिकार में प्रेस का अधिकार भी शामिल होता है। तो ये सस्पेंड हो जाता है, और ये प्रोविज़न लिखा है 358 में। ठीक है, लेकिन जो 359 है उसमें लिखा हुआ है कि बाकी के जो बचे हुए फंडामेंटल राइट हैं वो तभी सस्पेंड होंगे जब प्रेसिडेंट महोदय इस बारे में कोई घोषणा करें। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से ये कर दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को छीना नहीं जाएगा। चलिए, हमको लगता है इतना बेहतरीन आपका आंसर तैयार हो जाएगा, बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा।